जय हिंद बच्चों। एमएस टीचिंग पॉइंट्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे और आप परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे। तो बच्चों, ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन चीनी का रासायनिक सूत्र है। चीनी का रासायनिक सूत्र है तो देखिए CH3COOH, ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा एसीटिक अम्ल का, ये एसीटिक अम्ल का सूत्र है, एसीटिक अम्ल। तो बच्चों, ये पहला जो सूत्र है CH3COOH, ये एसीटिक अम्ल का है। ये क्या है? एसीटिक अम्ल का है। C6H12O6, ये ग्लूकोज का है। और C12H22 और O11 यानी C12H22O11, ये चीनी का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। तो ऑप्शन सी सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा बच्चों? पहला जो सूत्र दिया हुआ है CH3COOH, ये एसिटिक अम्ल का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एसिटिक अम्ल। ये किसका सूत्र दिया हुआ है? एसिटिक अम्ल का। C6H12O6, ये किसका हो जाएगा? ग्लूकोज का। किसका हो जाएगा? ग्लूकोज का। C12H22O11, ये किसका हो जाएगा? चीनी का। और H2SO4, ये क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ऑप्शन डी सही जवाब होगा। तो बच्चों, इसके साथ साथ जो तीन रासायनिक सूत्र दिए गए हैं, एसिटिक अम्ल, ग्लूकोज और चीनी का, इसको भी आप लोग याद करेंगे। ये सभी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना। ये महत्वपूर्ण जो है सो यौगिक का ये सूत्र है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। क्योंकि हो सकता है अगर ये क्वेश्चन हमने बनाया कि सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होगा, हो सकता है कहीं परीक्षा में आपको ये पूछा जाए कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? C6H12O6। आपसे ये पूछ दे कि एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? CH3COOH। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र हम क्या बताए हैं? C6H12O6। C6H12O6, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? C6H12O6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए अमोनिया का रासायनिक सूत्र। अमोनिया का रासायनिक सूत्र, तो बच्चों हमने पहले ही आपको बता दिया कि ये एसिटिक अम्ल का सूत्र है, ये ग्लूकोज का सूत्र है और ये चीनी का सूत्र है। तो ये NH3 किसका सूत्र हो जाएगा? अमोनिया का। किसका हो जाएगा? अमोनिया का। किसका हो जाएगा? अमोनिया का। तो बच्चों ये सब आप लोग याद रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है? तो क्या होगा इसका आंसर? भूरा। क्या इसका आंसर हो जाएगा? भूरा। क्या इसका आंसर हो जाएगा? भूरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है? तो संतुलित के लिए क्या नियम है कि तीर के दोनों तरफ यानी समीकरण के दोनों तरफ प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या समान होनी चाहिए। अगर प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या समान है तो संतुलित होगा। अगर प्रत्येक तत्वों के परमाणु संख्या समान अगर नहीं है तो वह असंतुलित होगा। तो जरा देखिए पहला क्वेश्चन, जैसे पोटेशियम क्लोरेट है ना,
ये इसको जब गर्म करते हैं तो ये बनता है पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन। तो जरा देखिए इधर पोटेशियम 2 है, पोटेशियम कितना है 2, तो इधर पोटेशियम कितना है 2, इधर क्लोरीन है 2, तो इधर क्लोरीन कितना है 2, ऑक्सीजन है इधर 2 तिहाई 6, तो ऑक्सीजन है इधर 3 दूना 6, इसका मतलब ये संतुलित है। तो ये तो आंसर नहीं होगा, इसमें क्वेश्चन तो ये पूछा जा रहा है कि कौन संतुलित नहीं है, संतुलित नहीं है तो क्या होगा असंतुलित होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें जरा देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन संयोग करके क्या बनाता है जल। तो हाइड्रोजन कितना है 2 दूना 4, तो हाइड्रोजन इधर भी है 2 दूना 4, इधर ऑक्सीजन 2 है तो इधर भी ऑक्सीजन कितना है 2, तो ये भी संतुलित होगा। इधर देख लीजिए इधर हाइड्रोजन 2 है तो इधर भी हाइड्रोजन 2, इधर क्लोरीन 2 है तो इधर भी क्लोरीन क्या है 2 है, तो ये भी संतुलित होगा। इसका मतलब इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं। जरा देखिए लेड, लेड इधर 1 है तो लेड इधर भी 1 है। अच्छा ऑक्सीजन नाइट्रोजन को जरा देखिए, नाइट्रोजन 2 एकम 2, तो नाइट्रोजन इधर कितना है 1 है। तो देखिए इधर नाइट्रोजन 2 है और इधर नाइट्रोजन 1 है, अर्थात ये समीकरण आपका असंतुलित समीकरण है, यानी कि संतुलित नहीं है। तो ये इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। खड़िया का रासायनिक सूत्र, खड़िया है ना, देखिए जो संगमरमर होता है जिसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को ही है ना खड़िया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, खड़िया भी कहा जाता है, चूना पत्थर भी कहा जाता है, चौक भी कहा जाता है। खड़िया भी कहा जाता है, चूना पत्थर भी कहा जाता है और चौक भी कहा जाता है। तो जरा ध्यान दीजिए कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट के कौन सा सूत्र हो जाएगा, तो देखिए CaCO3, CaCO3, यही क्या होगा खड़िया होगा। क्या होगा, इसका नाम क्या है खड़िया है। क्या नाम है खड़िया। चूना पत्थर, क्या नाम है चूना पत्थर, इसी को क्या बोलते हैं चूना पत्थर भी बोलते हैं, और इसी को कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बोलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसको याद रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कली चूना, कली चूना जब हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर में तो हमने आपको बताया था कि कली चूना कौन होता है, जिस चूना को हम लोग बाजार से खरीद करके लाते हैं, फिर क्या करते हैं घर पे उसमें जल मिलाते हैं और जल मिला करके एक घोल तैयार होता है जिसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 12, जिससे हम लोग दीवार की पुताई करते हैं। तो वो कली चूना कौन सा होता है बाजार से जो लाते हैं CaO। तो चलिए देखते हैं इसमें CaO कौन सा है, CaO कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए निम्नांकित में कौन समीकरण संतुलित है। तो देखिए पिछला जो क्वेश्चन था उसमें क्या कह रहा था कि कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है, लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि कौन सा समीकरण संतुलित है। इसका मतलब तीर चिन्ह के दोनों तरफ प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या क्या होनी चाहिए समान होनी चाहिए। अगर वह समान है तो वह संतुलित होगा, अगर वह समान नहीं है तो संतुलित नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इधर 1 है तो मैग्नीशियम इधर 1 है। आप देख सकते हैं कि इधर ऑक्सीजन 2 है और इधर ऑक्सीजन 1 है, तो ये संतुलित नहीं होगा, यानी ऑप्शन ए नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इधर जिंक 1 है तो इधर जिंक 1 है, इधर हाइड्रोजन 2 है तो इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर सल्फर 1 है तो इधर सल्फर 1 है, इधर सल्फर 1 है, इधर ऑक्सीजन 4 है तो इधर ऑक्सीजन 4 है, यानी ऑप्शन बी
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? सही जवाब होगा। यह समीकरण जो है सो संतुलित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है ना? इस प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? एक अभिक्रिया है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, जिसमें पेड़ पौधे है ना वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, सूर्य से सूर्य का प्रकाश लेते हैं और उनके पत्ती में क्लोरोफिल उपस्थित रहता है ना। और जड़ से वो अपने जड़ से खनिज लवण लेते हैं। क्या लेते हैं? खनिज लवण। और इतना लेकर के वो क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं, अर्थात वो हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, है ना। तो जब हरे पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं तो वो क्या देते हैं हम लोग को? ऑक्सीजन देते हैं। क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। उसी ऑक्सीजन से इस प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। तो चलिए वो जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से है ना इस प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। समीकरण CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग गर्म करते हैं, क्या करते हैं? गर्म करते हैं तो क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट टूट करके है ना क्या बना देता है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये कौन सी अभिक्रिया होगा? तो जब एक बड़े यौगिक के टूटने से दो या दो से अधिक छोटे छोटे पदार्थ का अगर निर्माण होता है, एक बड़े पदार्थ के टूटने से अगर दो या दो से अधिक छोटे पदार्थ का निर्माण होता है तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और वियोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या होता है? अपघटन अभिक्रिया। क्या होता है नाम? अपघटन अभिक्रिया। तो चलिए देखते हैं इसमें कहाँ वियोजन अभिक्रिया लिखा हुआ है। संयोजन अभिक्रिया तो होगा नहीं, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होगा नहीं, तो क्या होगा? अपघटन अभिक्रिया, जिसको हम लोग संयोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है ना। अब देखिए, कॉपर ऑक्सीजन के साथ संयोग करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? कॉपर ऑक्साइड बनाता है। तो इसका मतलब ये कॉपर का क्या हो रहा है? ऑक्सीजन के साथ संयोग हो रहा है ना। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में हम लोगों ने पढ़ा था उपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया को ही उपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। उसमें हमने पढ़ा था कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग हो और हाइड्रोजन का वियोग हो, हाइड्रोजन का ह्रास हो, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है ना, वो भी कॉपर के साथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कॉपर का ऑक्सीकरण। क्या आंसर हो जाएगा? कॉपर का ऑक्सीकरण। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके है ना कॉपर और जल बनाता है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो हमने ये देखा कि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का वियोग हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का वियोग हो रहा है ना। तो ऑक्सीजन का वियोग देख सकते हैं आप, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हो क्या रहा है। ये कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का वियोग हो रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा? जब ऑक्सीजन का जब वियोग होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। अपचयन बोले तो अवकरण। क्या बोलते हैं? अवकरण। लेकिन हमने यहाँ पर ये देखा, क्या देखा यहाँ पे, जरा ध्यान दीजिए कि जब ये हाइड्रोजन के साथ
हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उपचयन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, उपचयन अभिक्रिया, यानी कि ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो हमने क्या पढ़ा था कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन, उपचयन और अपचयन यानी ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ हो तो उसे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट का बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आप सोच सकते हैं कि सब्जी है ना, अगर वह विघटित हो गया मतलब कि वह सड़ जाता है तो क्या होता है, सड़ने गलने के बाद है ना उसमें से उष्मा निकलता है। क्या निकलता है, उष्मा निकलता है। किसी भी पदार्थ को अगर सड़ने के लिए आप छोड़ दीजिए है ना तो उससे क्या निकलता है, उष्मा निकलता है ना। आप देख सकते हैं, नहीं होता है तो आप कोई हरा घास ले लीजिए और उसको बोरा में पैक कर दीजिए है ना, कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद जब उसको जब खोल करके देखिएगा है ना तो वह घास गर्म रहता है। क्या रहता है, गर्म रहता है, अर्थात उसका क्या होता है ना, ऑक्सीकरण हो जाता है, अर्थात उसमें से वो क्या हो जाता है, उसमें से उष्मा निकलता है। क्या होता है, उसमें से उष्मा निकलता है। तो देख लीजिए साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट का बनना किस प्रकार। तो जब उष्मा का उत्सर्जन हो तो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या कहलाएगा, उष्मा का उत्सर्जन उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाएगा। चलिए देखते हैं। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो जो उत्पन्न आग की लौ होती है। तो याद रखिएगा जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उससे जो लौ निकलता है उसका कलर चमकीला उजला होता है। चमकीला उजला होता है, चमकीला उजला होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है। तो जब हम चैप्टर में जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने आपको लेक्चर में बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। तो भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहेंगे, अभिकारक। क्या बोलेंगे, अभिकारक। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग, तो ऑक्सीजन का संयोग क्या कहलाता है, उपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीजन का किसी रासायनिक अभिक्रिया में अगर ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है तो वह ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहलाएगा। तो ऑक्सीजन का योग क्या कहलाएगा, उपचयन अभिक्रिया। क्या कहलाएगा, उपचयन अभिक्रिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण का मतलब ये हुआ उसमें ऑक्सीजन का संयोग, ऑक्सीजन का संयोग। तो आप देख सकते हैं कि दहन जब होता है किसी पदार्थ को जलाने के लिए हमें उसमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो दहन ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा, उपचयन अभिक्रिया होगा। श्वसन, सांस लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं, ऑक्सीजन। तो इसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है तब वह ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया करके हमको ऊर्जा देता है। तो श्वसन में भी ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है तो श्वसन भी क्या होगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा। भोजन का पचना, भोजन जब पचता है तो उसमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है ना, तो उसमें ये भी भोजन का पचना भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा। लेकिन इसमें कह रहा ऑक्सीकरण की क्रिया कौन नहीं है, तो वह होगा अवक्षेपण। क्या होगा, अवक्षेपण
सही जवाब होगा। अवक्षेपण सही जवाब, ये सी गलत होगा, बी गलत होगा, दहन गलत होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है बच्चों, याद रखेंगे। सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? श्वेत होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? श्वेत होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड, तो सिल्वर आयोडाइड का रंग बच्चों पीला होता है। कैसा होता है? पीला होता है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। सिल्वर आयोडाइड का रंग पीला होगा और सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होगा, अर्थात उजला होगा। तो बच्चों ये सब परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग याद रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का योग, हाइड्रोजन का योग हमने आपको पढ़ाया था कि ऑक्सीजन का वियोग और हाइड्रोजन का योग अपचयन अभिक्रिया कहलाता है, अवकरण अभिक्रिया कहलाता है। तो चलिए इसमें देखते हैं अपचयन। तो देखिए ऑप्शन ए में ही अपचयन है, तो ऑप्शन ए सही जवाब होगा। तो चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाता है? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिकों के आयनों का आदान प्रदान करके दो अलग अलग यौगिक का निर्माण होता है, तो उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, है ना? तो चलिए बात रही विस्थापन अभिक्रिया की, है ना? तो विस्थापन अभिक्रिया के बारे में हम लोग क्या पढ़े थे कि जब सबसे अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ किसी दूसरे यौगिक में उपस्थित कम क्रियाशील पदार्थ को जब वह विस्थापित कर देता है तो उसको हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया के बारे में हम लोग क्या पढ़े थे कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करे तो संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, है ना, विलयन से, है ना, ठोस के रूप में एक ठोस पदार्थ, है ना, उस विलयन से पृथक हो जाए तो उसको हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए इसका आंसर होगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जल के एक अणु में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होगा? तो देखिए जल का अणु सूत्र क्या होता है? H2O। आप देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन कितना है? 2 है। ऑक्सीजन कितना है? 1 है। अर्थात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है? 2:1। 2:1। जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है? 2:1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2:1। क्या आंसर होगा? 2:1। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? तो बच्चों याद रखेंगे मोमबत्ती में भी ज्वाला निकलती है, मोमबत्ती से भी मेथेन गैस को जलाते हैं तो इससे भी ज्वाला निकलती है, किरोसिन को जलाते हैं तो इसमें भी ज्वाला निकलती है, लेकिन कोयला को जलाते हैं तो इससे ज्वाला नहीं निकलती है। तो ऑप्शन डी सही जवाब होगा। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। और ये किरोसिन गलत, मेथेन गैस गलत और मोमबत्ती गलत होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? एकल विस्थापन का मतलब वही विस्थापन। तो इसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि एक सबसे अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ दूसरे पदार्थ में उपस्थित, एक अभिक्रियाशील तत्व दूसरे पदार्थ में उपस्थित, दूसरे यौगिक में उपस्थित कम अभिक्रियाशील तत्वों को क्या करता है? विस्थापित कर देता है
है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया या एकल विस्थापन अभिक्रिया। तो चलिए देखते हैं, है ना। इससे पहले हम एक चीज देखेंगे कि कौन कौन सा पदार्थ है, कौन कौन सा तत्व है जो कितना कौन किससे ज्यादा अभिक्रियाशील है, तो उसका एक सारणी है बच्चों, उस पे जरा हम लोग ध्यान देंगे। देखिए ये पोटेशियम, पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है, पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है। पोटेशियम से कम कैल्शियम, कैल्शियम से कम सोडियम, सोडियम से कम मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से कम एल्युमिनियम, एल्युमिनियम से कम जिंक, जिंक से कम लोहा जिसको आयरन भी बोलते हैं, और लोहा से कम टीन, टीन से कम लेड, है ना। और बात करें हाइड्रोजन का तो लेड से भी कम होता है, हाइड्रोजन से नीचे वाले तो वो तो सबसे कम होता है। उसके बाद तांबा, तांबा से कम पारा, पारा से कम एजी यानी कि सिल्वर। तो उसमें हम देखते हैं कि कौन कैसे क्या है। तो जरा पहला में देखिए कि कॉपर और अगर कॉपर मैग्नीशियम से ज्यादा अभिक्रियाशील होता तो यह कॉपर मैग्नीशियम को विस्थापित कर देता। लेकिन आप ही जरा बताइए, कॉपर और मैग्नीशियम को देखिए तो जरा, कॉपर क्या है नीचे है, मैग्नीशियम क्या है ऊपर है, अर्थात कॉपर कम क्रियाशील है, मैग्नीशियम ज्यादा क्रियाशील है। तो अगर मैग्नीशियम ज्यादा क्रियाशील है तो क्या इस यौगिक से मैग्नीशियम को कॉपर बाहर निकाल पाएगा? क्या इस यौगिक से कॉपर मैग्नीशियम को विस्थापित कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, एकल विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। दूसरा देखिए, इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, कॉपर और सिल्वर, है ना। कॉपर और सिल्वर को जरा देखिए कि दोनों में अभिक्रियाशील कौन है। जरा देखिए तो कॉपर देखिए, कॉपर ज्यादा अभिक्रियाशील है, और सिल्वर यानी कि चांदी एजी, है ना, उससे भी कम अभिक्रियाशील, यानी कॉपर ज्यादा है और चांदी कम है। अर्थात ये जो यौगिक है सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर ज्यादा अभिक्रियाशील है, सिल्वर कम अभिक्रियाशील है। ये कॉपर इस यौगिक से क्या करेगा, सिल्वर को बाहर कर देगा, विस्थापित कर देगा। तो यह एकल विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण होगा, है ना। ये आपका ऑप्शन बी सही जवाब होगा, है ना। चलिए ऑप्शन सी को भी देख लेते हैं, कॉपर और सोडियम में, कॉपर और सोडियम में जरा देखिए, कॉपर कम से क्रियाशील है और सोडियम ज्यादा क्रियाशील है। तो क्या ये कॉपर सोडियम को कभी विस्थापित कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये ऑप्शन सी क्या है, गलत ऑप्शन है ना। चलिए डी में जरा देखिए, ये सिल्वर और ये आयरन, आयरन मतलब लोहा। तो आप ही जरा बताइए, सिल्वर, सिल्वर को जरा देखिए, सिल्वर कम क्रियाशील है, और ये जो लोहा, लोहा को जरा देखिए, लोहा क्या है, सिल्वर से ज्यादा अभिक्रियाशील है। तो क्या ये सिल्वर लोहा को विस्थापित कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा, है ना। तो ये ऑप्शन डी भी गलत होगा। तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा बच्चों, है ना। तो चलिए हम आपको एक बात बताएंगे कि ये जो सारणी है, इस सारणी को आप लोग नोट कर लीजिएगा कॉपी में, है ना, और आप लोग इसको याद कर लीजिएगा नोट करने के बाद। क्योंकि परीक्षा में अगर आपको डायरेक्ट पूछ दे कि क्या, है ना, आपसे ये पूछे कि क्या, है ना, क्या एल्युमिनियम, एल से मतलब एल्युमिनियम सोडियम से ज्यादा अभिक्रियाशील है, ज्यादा अभिक्रियाशील है। तो क्या आप जवाब दीजिएगा, एल्युमिनियम और सोडियम में देख लीजिए, एल्युमिनियम क्या है, नीचे है, यानी कि एल्युमिनियम कम क्रियाशील है, और सोडियम ऊपर है, सोडियम ऊपर है, अर्थात सोडियम ज्यादा अभिक्रियाशील है। तो एल्युमिनियम कम है और सोडियम ज्यादा है, और ये क्या कहता है, क्या एल्युमिनियम सोडियम से ज्यादा अभिक्रियाशील है? तो इसका जवाब क्या होगा बच्चों, नहीं। तो आपको प्रश्न इस तरह से भी पूछे
जा सकते हैं। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको है ना जितना हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न करवाया वो सब के सब आपको समझ में आया होगा, है ना। तो बच्चों इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे और उसको याद रखेंगे ताकि आपको आने वाले परीक्षा है ना 2026 बोर्ड एग्जाम में आपको इसका लाभ मिल सके। तो बच्चों है ना आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम लोग जो है ना अम्ल क्षार और लवण है ना दूसरा चैप्टर केमिस्ट्री का अम्ल क्षार और लवण पढ़ेंगे। लेकिन अम्ल क्षार और लवण पढ़ने से पहले हम लोग इस वीडियो के बाद हम लोग नया वीडियो हम लेकर के आपको आएंगे, है ना। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन यानी कि फिजिक्स का पहला चैप्टर, विज्ञान का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन जो फिजिक्स है ना भौतिकी उसका पहला चैप्टर होता है। तो बच्चों है ना आपको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको हम क्या पढ़ाएंगे, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो बच्चों तब तक इसको आप लोग इस वीडियो को देखेंगे, बार बार इसको याद करेंगे, कॉपी में नोट करेंगे। तो आज के लिए इतना है। जय हिंद, जय भारत।